गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते यहाँ के चाहे जीडीपी की बात करें या फिर राष्ट्रीय आय की बात करें, जीपीए की बात करें, सभी में प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक सेक्टर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज भी लगभग 18% जो योगदान है वो कृषि का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। दूसरा महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। यदि हम 1950 की स्थिति की बात करें तब भी द्वितीय क्षेत्र दूसरे नंबर पर था और आज भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बदल गए। जब हमारा देश आजाद हुआ तब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 54% सबसे ज़्यादा, और आज जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान किसने ले लिया है? तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में वर्तमान में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन बन भी जाता है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन हमें वो पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। द्वितीय सेक्टर की बात करेंगे। द्वितीय सेक्टर मतलब औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम उद्योगों को समझेंगे। तो उद्योग क्या है? व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। उद्योग किसे कहते हैं? व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। अब क्या है ये व्यावसायिक क्रियाकलाप? क्या चीज है व्यावसायिक क्रियाकलाप? प्राथमिक क्षेत्र की कोई वस्तु, प्राथमिक क्षेत्र का कोई उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना, उसका मूल्यवर्धन करना। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, चाय पत्ती है उससे पैकिंग करके उसके उपयोग योग्य बनाना। उसी प्रकार खनिजों से कोई उत्पाद है, जैसे लोह अयस्क है, इससे इस्पात बनाना। लोह अयस्क मतलब कच्चा लोहा, और उससे इस्पात बनाना, मजबूत लोहा बनाना। ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये क्या कहलाती है? उद्योग। उद्योगों में 2 प्रकार के उत्पाद होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है: उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं उद्योगों के उत्पाद, चाहे कोई भी, चाहे बृहद पैमाने का उद्योग हो या लघु एवं कुटीर उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, उसमें वस्तुएं 2 ही प्रकार की हैं। 2 प्रकार। कौन कौन से? उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। जैसे फ्रिज है, कूलर है, ये सब बन रहा है, मतलब ये कौन सी वस्तु है? उपभोक्ता वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जो किसी दूसरे उद्योग में काम में आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? पूंजीगत वस्तु। जिसमें दूसरी बड़ी मशीनें बन रही है, जैसे सिलाई मशीन बन रही है, पूंजीगत वस्तु। थ्रेशर बन रहा है, ट्रैक्टर बन रहा है, ये सब पूंजीगत वस्तु। क्लियर हो गया? वस्तुएं 2 प्रकार की, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की बात करें। औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र मतलब स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र, मतलब उसमें कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता कितनी होगी, कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण किसका होगा, ये पूरी प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र जैसे सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र अपन ने पढ़ा 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बात। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर
मतलब जिस पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है। सार्वजनिक ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं, यहाँ पे कुछ और मतलब जिस पर सरकार का अधिकार होता है। फिर सार्वजनिक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? जन कल्याण। इसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। क्लियर हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र। फिर एक होता है निजी क्षेत्र, या मिस्टेक हो गई, या इस तरीके से ये होना चाहिए। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। निजी क्षेत्र मतलब ऐसा उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किसी संस्था का स्वामित्व हो, वो निजी क्षेत्र। फिर संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, हाँ, जन भागीदारी बोल सकते हैं, इसे पीपीपी मोड बोल सकते हैं, कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों कुछ जैसे 43%, 54% ऐसी निजी भागीदारी दे दी जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? संयुक्त क्षेत्र। फिर है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र जी, सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर चलाते हैं, लेकिन सरकार की जो भूमिका है वो ज्यादा है। सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। मुझे मैंने आपको बोले, तो फिर संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में क्या अंतर है? संयुक्त क्षेत्र में सरकार बराबर नहीं, ऐसा नहीं, दोनों की भूमिका होती है। कम ज्यादा कुछ भी हो, जैसे 14%, 10%, 49%, LIC वगैरह में दे रहे हैं भूमिका, रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है, तो ये अलग। सहकारी क्षेत्र मतलब मिलजुल कर कार्य करने वाले क्षेत्र, लेकिन कौन? पब्लिक। जैसे सहकारी समिति, सहकारी समिति जब सरकार को किसी कार्य को बहुत शिद्दत से करना है, ऐसा ठान लिया है और स्वयं नहीं करना चाहती, पब्लिक के हवाले उन्होंने कर दिया। आप अपने स्तर पर, मतलब काम सरकार का है, लेकिन पब्लिक को बोला कि आप कोई समूह बनाए, संगठन बनाए और ये इतनी राशि है और इस कार्य को संपन्न करें। जैसे MDM बनाना, MDM मिलता है स्कूलों में, तो इस तरीके का सहकारी क्षेत्र। सहकारिता के आधार पर, सहकारिता मतलब जिसमें जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन सबकी बराबर बराबर भागीदारी होती है, सबकी बराबर जिम्मेदारी होती है, लाभ में सबका बराबर योगदान होता है। अब औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही सरल से क्वेश्चन बन जाते हैं। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर निर्माण। हाँ, औद्योगिकरण प्राथमिक वस्तुओं के द्वितीय उत्पाद में बदलने की क्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योग अपन ने पढ़ा था, व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसका द्वितीय उत्पाद में बदलना, कपास से कपड़ा बनना है, अयस्क से इस्पात बनना, ये सब उद्योग। और इस क्रिया को उद्योग तथा इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण, ये जो प्रक्रिया है ढेर सारे, अब एक है तो उद्योग हो गया, अच्छा ढेर सारे उद्योग लगने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? औद्योगिकरण। तो उस देश का औद्योगिकरण पूरा बड़े पैमाने पर उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। प्राथमिक क्षेत्र अब सीमित हो गया है, किसान तो सिर्फ थोड़ा सा काम करता है और बाकी उनके सारे बच्चे सब काम कर रहे हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं। किसानों की जिम्मेदारी सिर्फ खेती करना है और जो उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अनाज की पूर्ति करना है। बाकी जो भी काम कर रहा है आयात निर्यात, तो इसमें काय की भूमिका है? द्वितीय क्षेत्र की भूमिका है। तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का द्वितीय उत्पादों में बदलना उद्योग कहते हैं और इसकी प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? औद्योगिकरण। अब हम देखेंगे इसके लिए सरकार ने क्या किया।
सरकार ने क्या किया इसके लिए? औद्योगिक नीति। सरकार ने क्या किया? औद्योगिक नीति। अब औद्योगिक नीति की यदि हम बात करें तो अभी तक कितनी बार औद्योगिक नीति जारी की गई, यह हमें पढ़ना है। कितनी बार? तो देखो, प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और क्या? सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। अब इसको मैंने लंबा चौड़ा लिख दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहते हैं भैया इसे? संयुक्त क्षेत्र नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन इसका नाम दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हमारे देश, भारत देश आजाद हुआ, तब कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जितने भी विकसित देश, जो 9 स्वतंत्र देश थे, अक्सर वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है शीत युद्ध की प्रकृति थी। एक तरफ पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी देश जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। और जितने भी जो 9 स्वतंत्र देश थे, उसके सामने ये समस्या थी कि वो पूंजीवादी मॉडल को अपनाएं या समाजवादी मॉडल को अपनाएं। तो भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चूँकि रूस के साथ वो समाजवादी, रूस के साथ उनकी मित्रता भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो ये यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, दोनों का क्षेत्र निर्धारित होता है, बटा हुआ होता है। उद्योगों का 4 वर्गों में विभाजन किया गया। प्रथम वर्ग अस्त्र शस्त्र, रेल परिवहन और अनुशक्ति। प्रथम वर्ग में क्या क्या रखा था? अस्त्र शस्त्र, रेल परिवहन और अनुशक्ति। आज भी यही है, आज भी यही है। ये जो अस्त्र शस्त्र से अणुशक्तियों, अस्त्र शस्त्र और रेल परिवहन 2 ही उद्योग है जो अभी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। 1991 के औद्योगिक नीति में हम ये सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग में 6 आधारभूत उद्योग रखे गए। 6 आधारभूत उद्योग। तो 6 आधारभूत उद्योगों का कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद दूसरे उद्योगों के स्थापना के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बगैर हम दूसरे उद्योगों की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कोयला, आप सोच सकते हैं कोयले के बगैर हम किसी उद्योग की कल्पना कर सकते थे क्या? नहीं। आज तो उसके ढेर सारे ऑप्शन आ गए, पहले था क्या? नहीं। इसे जननी उद्योग कहते थे। फिर लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात तो उद्योग ही, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या है इसमें? अयस्क, और अयस्क से क्या बनता है? इस्पात, और इस्पात से ढेर सारी वस्तुएं बनती हैं। क्योंकि बड़े पैमाने का उद्योग है, सरकार नहीं चाहती थी कि जैसे अंग्रेज यहाँ उद्योग व्यापारी बन के आए थे, तो उद्योगपति बन के बहुत अधिक संपत्ति हो गई, उन्होंने यहाँ के राजा महाराजा को खरीदना बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसलिए उन्होंने ये आधारभूत उद्योगों के लिए एक शर्त रख दी, क्या? राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, कभी भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो 6 उद्योग रखे थे: कोयला उद्योग, इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल
और दूर संचार। दूर संचार में क्या क्या? टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये दूर संचार के अंतर्गत। और इनकी स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग जो है, और तीसरे वर्ग में कितने उद्योग रखे हैं? 18 उद्योग रखे हैं, और उसमें उपभोक्ता उद्योग रखे हैं, जैसे रासायनिक उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, नमक उद्योग, मशीन टूल, सीमेंट उद्योग। और उद्योगों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में स्थापित किया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी शेष सभी उद्योग इसके अंतर्गत। इन सबको यदि हम 3 और 6, 9 और 18, 27, इन 27 उद्योगों को छोड़कर नए जितने उद्योग हैं वो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, और ये पूरे निजी क्षेत्र के लिए खुले रहेंगे। और इनके लिए लाइसेंस जैसी अभी कोई व्यवस्था की क्या शुरुआत, तो इतना क्लियर हो गया। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या महत्वपूर्ण बात? मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को लाया गया और उद्योगों का 4 वर्गों में विभाजन किया गया। प्रथम वर्ग में 3 उद्योग, द्वितीय वर्ग में 6 उद्योग, तीसरे वर्ग में 18 उद्योग, और चतुर्थ वर्ग में शेष सभी उद्योग इसमें रखे गए। अब हम बात करते हैं द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषणा की गई? 30 अप्रैल 1956। अनिल कुमार बताया जाए कौन थे इस समय प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्या था इस पे? भारी उद्योगों पर बल, भारी उद्योगों पर बल। यहां पर क्वेश्चन है, भारी उद्योगों पर बल। तो हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना, और इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1951 से 1956। काय पे बल दिया था इसमें? कृषि, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हमारे देश में और खाद्यान्न कम। खाद्यान्न क्या है? कम। तो इसलिए कृषि के ऊपर विशेष बल दिया गया, और ये योजना बड़ी सफल भी हुई। कृषि का उत्पादन बहुत अधिक हुआ, आवश्यकता से अधिक। अब जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी, द्वितीय, तो काय पे बल दिया? ये थी 1956 से 1961। अब बोले कृषि का तो हो गया, अब इसको द्वितीय क्षेत्र में बदलने की कोशिश करना है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये काय पर आधारित थी? उद्योगों के विकास पर आधारित। और उद्योगों के विकास पर आधारित होने के कारण इसमें बल दिया काय पे? भारी उद्योग, कि बड़े उद्योग होने चाहिए। भारी का मतलब जिसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, जिसमें बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो, जिसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, ऐसे उद्योगों को क्या कहेंगे हम? भारी उद्योग। ऐसा नहीं कि जिसमें बनने वाली वस्तुएं बहुत भारी होती है, वो वाला नहीं होती। जिसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहेंगे? भारी उद्योग। तो भारी उद्योगों पर बल दिया जाए, ये क्वेश्चन बन जाता है। भारी उद्योगों पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उद्योगों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया। 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो इसमें वर्ग के स्थान पर अनुसूची शब्द का उपयोग किया। 3 वर्ग तो भी चल जाएगा, कोई भी करता। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग, और ये राष्ट्रीय महत्व के उद्योग, राष्ट्रीय महत्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से इन्हें जाना गया। अब ये क्वेश्चन बन जाता है,
सार्वजनिक क्षेत्र। कब आया ये? 1956 सार्वजनिक क्षेत्र। और इसमें 17 उद्योग रखेगा। ये केवल सरकार स्थापित कर सकती है। पूरा नियंत्रण किसके पास में होगा? सरकार के पास में होगा। और इसमें यही लोह इस्पात उद्योग, रेल परिवहन, ये सारे उद्योग इसके अंतर्गत शामिल। फिर अनुसूची बी, अनुसूची बी में कितने उद्योग रखे गए? 12। और निजी क्षेत्र में व सार्वजनिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा सकती थी। इसमें जैसे सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, ऐसे बड़े उद्योग इसमें भी रखे गए। अनुसूची सी, शेष सभी उद्योग, शेष सभी उद्योग। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन बन गया और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोटा, लाइसेंस, परमिट राज्य की स्थापना, कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नीति में किस औद्योगिक नीति के दौरान शामिल किए गए। लाइसेंस लेना मतलब ये उद्योग तो है, ये 17 तो सरकारी क्षेत्र में है, तो इसका तो लाइसेंस की बात ही नहीं। इसमें से 12 उद्योग निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र स्थापित कर रहा है तो उसमें अनुमति लेनी, लाइसेंस लेना है। लेकिन इस शेष सभी उद्योग भी यदि स्थापित करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना है। एक तो पहले शर्त क्या है? लाइसेंस, सरकार से अनुमति। अनुमति के बाद में क्या? कोटा। कोटा, कोटा कोटा क्या होता है? आरक्षण। आरक्षण नहीं, आप सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर, बाकी सही। एक सीमा निर्धारित करते हैं। वे आप चलो लोह इस्पात उद्योग लगा रहे हो, लेकिन आप इतना ही एक साल में उत्पादन कर सकते हो, इससे ज्यादा ऐसे सीमा निर्धारित कर देना तो उसी के कहेंगे कोटा। और ये पूरी व्यवस्था को क्या कहा गया? परमिट राज्य। इसमें निजी क्षेत्र थोड़ा सा संकुचित, प्रतिबंधित, सरकारी नियंत्रण में। जब देखो तो छापेमारी हो रही है, वो सब कुछ हो रहा था, तो इसलिए से क्या बोला? परमिट राज्य। कुछ विशेष घरानों का ही जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में योगदान है, तो उनको पता चलने लग गया कि यहाँ से परमिट मिलता है, ये होता है, ऐसा करना पड़ता है, उनको पता था तो वही उद्योग लगाते थे। अब उन्हीं के उद्योग सब जगह हो गए और बाकी नए लोग तो उनको पता ही नहीं था कि ये लाइसेंस कैसे मिलता है, कोटा क्या होता है, इसकी जानकारी तो उनके कोई उद्योग नहीं। क्लियर दिखे? तो द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को भारी उद्योगों पर बल दिया गया। उद्योगों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये लागू की गई। 1 अप्रैल 1956 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई, भारी उद्योगों पर बल दिया गया, इसलिए 30 अप्रैल 1956 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अब तृतीय औद्योगिक नीति की बात करेंगे। तृतीय औद्योगिक नीति 1969, क्या खासियत है इसकी? तृतीय औद्योगिक नीति, तृतीय औद्योगिक नीति की एक ही खासियत थी और वो है MRTP 1। कोई बड़ी औद्योगिक नीति नहीं थी, इसमें एक घोषणा की गई थी MRTP 1। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। MRTP 1 क्या होता है? MRTP 1 MRTP 1 फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है इसका, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। 18 दिसंबर 1969 को इसकी घोषणा की। 1969 संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति कब मिली?
27 दिसंबर को और 1 जून 1970 को पूरे देश में लागू क्लियर MRTP एक्ट। तो MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकृत, इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए। भाई किसी उद्योग क्षेत्र के लिए, अब जैसे 1956 की औद्योगिक नीति में पढ़ा अपने परमिट राज, और परमिट लेने का तरीका कुछ लोगों को पता था, तो सब जगह उनको आसानी से परमिट मिल जाता था। तो सूती वस्त्र उद्योग की 300 इकाइयाँ हैं, उसमें से 150 इकाइयाँ एक ही परिवार की है, दूसरे परिवार की 100 इकाई हो गई, बाकी लोगों के पास कुछ है। तो एक घराने का ये पूरे उद्योग पर क्या हो गया? अधिकार है। तो अब इससे सरकार को लगने लगा कि फिर पहले जैसी स्थिति न बन जाए, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने ये एक MRTP एक्ट लाया, एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए। किस समिति की सिफारिश पर? दत्त समिति की सिफारिश। ये क्वेश्चन को बनता है। MRTP एक्ट लाया किस समिति की सिफारिश पर? दत्त समिति की सिफारिश पर, दत्त समिति की सिफारिश पर। और एक MRTP आयोग गठित किया गया, MRTP आयोग गठित किया, और वो आयोग अब हमेशा बना रहेगा, है ना, हर 5 साल में वो आयोग बना रहेगा और फिर वो अपनी सिफारिश देगा। तो जब सबसे पहले 1970 में MRTP आयोग गठित किया गया तो उन्होंने बोला 20 करोड़, ये जो एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए 20 करोड़ रुपए तक की संपत्ति का जैसे चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा करोगे तो सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्लियर? 1970 में कितना? 20 करोड़। फिर 5 साल बाद नया आयोग गठित हुआ, MRTP आयोग, और नई औद्योगिक नीति भी आई उसमें 1980 में, और उन्होंने इसकी सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? 50। बोला कि नहीं, ये 20 करोड़ जो है वो समय के हिसाब से बहुत ही कम है। ये उस समय ठीक हो सकता है 1970 में, लेकिन अब इनके पास में इतनी अधिक संपत्ति हो गई और इनका सहयोग लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने MRTP एक्ट की जो खर्च करने की अधिकतम सीमा है वो 20 करोड़ से कितना? 50 करोड़ रुपए कर दी। फिर 1985 में बढ़ाकर इसे 100 करोड़ कर दी, 100 करोड़ कर दी, और 1991 में जो लिमिट थी उसको खत्म कर दी, क्योंकि 1956 की नीति के तहत, 1956 की नीति के तहत क्या क्या लाया? कोटा, लाइसेंस और परमिट राज। 1991 में ये कोटा जो था कि 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये कोटा क्या समाप्त, उसकी अधिकतम सीमा समाप्त कर दी। तो ये पूछेंगे लागू कब किया गया?